उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, जय प्रक्रम चैप्टर हमारा चल रहा था, ये आखिरी वीडियो उत्सर्जन। ठीक है, वीडियो जाने में 2 दिन का गैप हो जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ा इशू हो जा रहा है, समझिए। चलिए उत्सर्जन शुरू करते हैं। पहले एक ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या शुरू किया था? मानवों में पोषण। ठीक है, हम पोषण के बारे में पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है आपको बताए थे। ऐसा पोषण किसे कहते हैं? जब भी हम भोजन करेंगे उससे हमें जो भी एनर्जी मिलती है, फिर उससे हम शरीर का विकास वृद्धि ये सब करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? पोषण बोलते हैं। ठीक है, पोषण में आपके संतुलित आहार आते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें हमने पोषक तत्व तो सब समझ लिया था। फिर हमने समझा था पोषण के चरण को, तो पोषण के चरण को हमने बहुत सारे भागों में बांट दिया था। ठीक है, पोषण के एक मिनट, ये चीज़ रॉन्ग हो गया। हमने आपको क्या बताया था? जैव प्रक्रम के बारे में। ठीक है, स्कूल में जो पढ़ाए थे वही चीज़ याद आ गया। ठीक है, इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हम जैव प्रक्रम शुरू किए थे, आपको बताया था जैव प्रक्रम में एक किसी जीव में जो भी आवश्यक प्रक्रियाएं हैं उसके जीने के लिए, उसे ही क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। ठीक है, ये बातें आपको डेफिनेशन आपको बहुत बढ़िया समझा चुके हैं। फिर जो भी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो जीव के लिए आवश्यक है उसे जैव प्रक्रम बोलेंगे। तो वो प्रक्रियाएं कौन सी है? ठीक है, तो वो प्रक्रियाएं थी, सबसे पहली प्रक्रिया थी पोषण। ठीक है, सेकेंड नंबर पर प्रक्रिया क्या थी? श्वसन। थर्ड नंबर पे प्रक्रिया थी वहन। ठीक है, थर्ड नंबर पे प्रक्रिया क्या थी? वहन थी। और फोर्थ नंबर पे हमारी प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी? उत्सर्जन। कौन सी हो जाएगी? उत्सर्जन। फिर हमने एक एक करके पोषण के बारे में समझा, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को समझा। किसको समझा? पाचन तंत्र को समझा। ठीक है, हमने श्वसन की प्रक्रिया में हमने श्वसन तथा श्वसन में किसके बारे में समझा? श्वसन तंत्र के बारे में। एक्चुअली हमने किसके बारे में पढ़ा? फेफड़ों के बारे में। किसके बारे में? फेफड़ों के बारे में बढ़िया से पढ़ा। ठीक, फिर हमने वहन के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? वहन के बारे में। तो वहन में हमने किसके बारे में पढ़ा? जो भी ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी के हर एक पार्ट तक है उसे ही क्या बोलते हैं? वहन बोलते हैं। और ब्लड को गति प्रदान करने का काम कौन करता है? दिल करता है। तो हमने दिल यानी हृदय के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? हृदय के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन। क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। इन सब प्रक्रियाओं के होने के बाद शरीर कुछ वेस्ट मटेरियल यानी अपशिष्ट पदार्थ बनाता है, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन दोनों जीवों में होता है, वो जीव चाहे पादप हो, वो जीव चाहे क्या हो? जंतु हो। ठीक है, पादप हो या फिर जंतु हो, हमको पढ़ना दोनों में है। तो सबसे पहले हम जंतु में पढ़ लेंगे, फिर थोड़ा मोड़ा टॉपिक है पादप में। हालांकि एक बार समझाएंगे पादप वाला भी आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला भी समझ में आ जाएगा, पर यहाँ से बढ़िया से पढ़ लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं अगर ये पता चले कि वो कहाँ से लिंक है, तब पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो हमने जैव प्रक्रम पढ़ा सबसे पहले, फिर पोषण के बारे में समझा, फिर श्वसन वहन, अब समझेंगे उत्सर्जन। चलिए उत्सर्जन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इसको इरेज करते हैं हम। आप हेडिंग लगा लीजिएगा उत्सर्जन। ठीक है, इसकी परिभाषा में आप इतना समझ सकते हैं, उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। सीधा सा मतलब समझिए, उत्सर्जन का मतलब, एक्सक्रीशन का मतलब आउट द बॉडी। ठीक है, थ्रू द बॉडी या फिर थ्रू मतलब शरीर से बाहर फेंकना। ठीक है, जो भी बाहर निकालने को ही क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। बाहर किसको निकालेगा? अपशिष्ट पदार्थों को। किसको निकालेगा? अपशिष्ट पदार्थ को, यानी वेस्ट मटेरियल को। किसको? जो भी हमारे शरीर में अनावश्यक पदार्थ होंगे, अपशिष्ट पदार्थ होंगे, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, तथा जो भी उत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान अंग जिम्मेदार होते हैं यानी जो भाग लेते हैं, उसे बोलते हैं उत्सर्जी अंग। जैसे मानव शरीर में बहुत सारे उत्सर्जी अंग हैं, जैसे त्वचा हो गया आपका, यकृत हो गया, बड़ी आंत हो गया, वृक्क यानी किडनी हो गया, फिर आप क्या समझ सकते हैं, ये सारे जो हमने चीज़ें आपको बताई, इतने अंग कौन कौन से? आपके 5 अंग टोटल होते हैं। फेफड़ा, त्वचा, फिर क्या है? किडनी, यकृत, बड़ी आंत।
ये 5 अंग आपके उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं और सब अलग अलग अपशिष्ट पदार्थों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और वही हमको पढ़ना है। ठीक है, आपसे पेपर में आएगा उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, अपशिष्ट पदार्थों को, जैसे नाइट्रोजन से बने हुए अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, किससे बने हुए, नाइट्रोजन से बने हुए अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, किससे, नाइट्रोजन से बने हुए अपशिष्ट पदार्थ, यूरिया और क्या है, अमोनिया। यूरिया और क्या है आपका, अमोनिया। ये सब क्या है, नाइट्रोजन से बने हुए अपशिष्ट पदार्थ हैं। इनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी नहीं है बस नाइट्रोजन से बने हुए अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाए। हम क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। सर पसीना होता है तो हम जल को बाहर से निकालते हैं। ठीक है, तो ये जब भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ ही है। यानी उत्सर्जन किसे बोलेंगे, अपशिष्ट पदार्थ जैसे नाइट्रोजन से बने हुए पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन सबको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, और जो पदार्थ हैं ये सब, इन सबको क्या बोला जाएगा, इन सब पदार्थ को बोला जाएगा उत्सर्जी पदार्थ। क्या बोला जाएगा, उत्सर्जी पदार्थ। ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ हैं। और जो अंग, जिस अंग के द्वारा ये सब उत्सर्जी पदार्थ बाहर जाएंगे, उस अंग को क्या बोलेंगे, उस अंग को क्या बोलेंगे, उत्सर्जी अंग। ठीक है, और ये अंग एक से ज़्यादा हो जाएंगे, फिर एक ही कार्य को करेंगे, तो इसको बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र। क्या बोलेंगे, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, पूरा एक अंग का सेट होता है जो उत्सर्जन की प्रक्रिया को करता है, इसलिए इसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ में आ गया इतनी बात, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। उत्सर्जन क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। इतनी बात लिख दीजिएगा। आगे लिखिएगा, अपशिष्ट पदार्थ जैसे नाइट्रोजन से बने हुए पदार्थ आपकी क्या हो सकते हैं, यूरिया, अमोनिया। ठीक है, अब इन सब के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जल को शरीर से बाहर निकाला जाता है। कभी कभी देखते हैं म्यूकस भी शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, म्यूकस न बोल के उसे हम क्या बोलेंगे, बलगम। ठीक है, अभी समझा रहे हैं, बलगम को भी शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो मुख्य रूप से आप ये याद रख सकते हैं, यूरिया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये सब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जल जो है अपशिष्ट पदार्थ नहीं, आवश्यक है, पर जब ज़्यादा हो जाता है तो पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। देखिए पसीना है ना, ये अभी क्या हो रहा है, शरीर से बाहर निकल रहा है त्वचा से। तो यानी उत्सर्जी अंग के बारे में भी जानना है अभी हमको। अभी हमने क्या जाना है, उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, तो अगर पेपर में आएगा तो आप क्या लिखेंगे, उत्सर्जन। अगर आ गया कि बताइए उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे मानव शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जैसे नाइट्रोजन से बने हुए पदार्थ, ब्रैकेट में ये, तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, तथा जिन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, तथा जो अंग बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जी अंग बोलते हैं। तथा इन उत्सर्जी अंगों क्या होता है, ये उत्सर्जी अंग समूह में कार्य करते, किसी एक कार्य को करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। आई होप आपको उत्सर्जन हेडिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ा जाए हम लोग। ठीक है, चलिए आगे पढ़ा जाए, इसको इरेज कर दे। अब हेडिंग लगा लीजिए उत्सर्जी अंग। क्या हेडिंग लगाएंगे, उत्सर्जी अंग हेडिंग लगा लीजिए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हेडिंग लगा लीजिए उत्सर्जी। आज भी मार्कर नहीं चल रहा है, उत्सर्जी अंग शायद सूख जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतना विजुअल होगा। ठीक, अच्छे से बना दे रहे हैं। हेडिंग लगा लीजिए उत्सर्जी अंग, सुनाई दे रहा होगा ना, हेडिंग लगाइए उत्सर्जी अंग। मानव शरीर में उत्सर्जी अंग आप कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने अंग होते हैं, 5 उत्सर्जी अंग होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उन 5 अंगों का नाम लिखिए। ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे पहले उत्सर्जी अंग कौन सा है, त्वचा। दूसरे नंबर पे आपका उत्सर्जी अंग कौन सा है, लंग्स यानी फेफड़ा।
तीसरे नंबर पे उत्सर्जी अंग आपका कौन सा, यकृत यानी लीवर। फोर्थ नंबर पे आपका कौन सा है, बड़ी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। ये क्या भी है, ये भी है उत्सर्जी पदार्थ, अभी बता रहे हैं। पांचवें नंबर पे क्या है आपका, वृक्क यानी किडनी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गुर्दा, गुर्दा। चलिए सही है ना, इस हिंदी गुर्दा की मिला लीजिएगा, अंग्रेजी में समझ लीजिए, स्किन, लंग्स, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन और क्या है, किडनी, ठीक है। ये सब क्या है, इसके स्पेलिंग नेम है, ठीक है, इंग्लिश में। अब समझते हैं, आपसे पूछेगा उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए, तो आप ये नाम चपका दीजिएगा, त्वचा, फेफड़ा, यकृत, बड़ी आंत, वृक्क। इन्हीं सबसे होके उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर जाता है, ठीक है। अब समझिए कैसे कैसे। त्वचा से जो उत्सर्जी पदार्थ शरीर के बाहर जाता है उसका नाम तो आपको बढ़िया से पता होगा, जल। सर ब्लड थोड़ी जाएगा, ब्लड कोई उत्सर्जी पदार्थ थोड़ी, वो तो कट जाने पे जाता है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली जो भी वेस्ट मटेरियल बाहर से जाता है, ब्लड तो वेस्ट है नहीं, जल भी वेस्ट नहीं है, पर जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ये वेस्ट मटेरियल क्या होता है, बाहर जाता है, ठीक है, जल हो गया। आगे देखिए, आगे जो है त्वचा से क्या जाता है, जल जाता है, फिर आपका जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प या फिर वाष्प बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी शरीर से बाहर जाता है। फेफड़े से आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, बढ़िया से पढ़ा दिए आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शरीर से बाहर निकाला जाता है वेस्ट मटेरियल के रूप में। आगे आप यहाँ पे भी जलवाष्प लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप ठंडी उंडी में क्या करते होंगे, जब सांस बाहर छोड़ते होंगे तो वहाँ से जलवाष्प निकलता है, ठीक है, ठंडी के मौसम में। फिर यकृत से क्या होता है, यकृत जो होता है, यकृत बता रहे, पहले इसको समझ लीजिए, बड़ी आंत और किसको, इसको। जो बड़ी आंत है ये क्या करता है, ये जो अनपचा भोजन है यानी जो अपशिष्ट भोजन है, अनपचा भोजन या फिर अपशिष्ट पदार्थ बोल सकते हैं, या फिर जो भोजन पचा हुआ नहीं है यानी जो अनपचा भोजन है, इसको क्या करता है, एनस रेक्टम के द्वार से, गुदा द्वार के रास्ते से बाहर निकाल देता है शरीर को, कौन, बड़ी आंत, यानी जो अनपचा भोजन है इसको बाहर निकाल देता है। और यहीं पे आपको बताया था यकृत क्या करता है, यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, किसको, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, ठीक। और वृक्क क्या करता है, इसको समझ लीजिए, ठीक, अमोनिया को यूरिया, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है कौन, यकृत। ये अमोनिया जो है ये बहुत विषैला पदार्थ है, ठीक है, इसको कम विषैला यानी कम टॉक्सिक कौन बना देता है, यकृत बना देता है यूरिया में, फिर ये शरीर से बाहर निकल जाता है। वृक्क क्या करता है, यूरिन का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, यूरिन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेशाब। इसका निर्माण कौन करता है, हमारा ये वृक्क करता है, अभी समझेंगे हम लोग। इसीलिए वृक्क को ही क्या बोला जाता है, मुख्य उत्सर्जी अंग। क्या बोला जाता है, मुख्य उत्सर्जी अंग। मन में ये भ्रम बिल्कुल मत पालिएगा कि उत्सर्जी अंग आपका वृक्क ही है, बस उत्सर्जी अंग आपके ये पांचों हैं, त्वचा, फेफड़ा, यकृत, बड़ी आंत, वृक्क। पर मुख्य उत्सर्जी अंग बात पूछेगा तो वृक्क मारिएगा, क्यों, क्योंकि यूरिन का निर्माण तथा यूरिन को शरीर से बाहर करने का काम कौन करता है, वृक्क करता है, ठीक है। यानी यूरिन जो है इसका निर्माण यानी पेशाब का निर्माण कौन करता है, वृक्क। अभी समझेंगे पेशाब वसाब के बारे में, कितनी मात्रा पानी की होती है, कितनी मात्रा यूरिन की होती है, क्यों पीला होता है, क्यों इतना महकता है, ये सारी चीज़ें अभी समझेंगे। अभी बस इतना समझिए उत्सर्जी अंगों के बारे में। उत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो अंग जिम्मेदार होते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं, जैसे त्वचा, फेफड़ा, यकृत, बड़ी आंत, वृक्क। इतनी बातें लिख लेंगे। चलिए, त्वचा से शरीर से बाहर क्या निकलता है, जल, जलवाष्प। फेफड़े से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ठीक है। फिर यकृत से क्या निकलता है, यकृत से निकलता नहीं है, यकृत परिवर्तित करता है अमोनिया को यूरिया में, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, अपशिष्ट ही पदार्थ है। इसी तरह बड़ी आंत क्या करता है, जो भी भोजन है, पोषण में बताए थे आपको, पाचन तंत्र में, कि भोजन को जब पचा लिया जाता है तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको शरीर से एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो वहीं पे जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के लास्ट से ही तो एनस आया है, तो बड़ी आंत के लास्ट से एनस वाले पार्ट से, एनस रेक्टम वाले पार्ट से अनपचा भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है।
वृक्क क्या करता है, यूरिन का निर्माण करता है, ठीक है, यूरिन का निर्माण करता है यानी पेशाब का निर्माण करता है, ठीक। ये वृक्क को ही बोला जाता है मुख्य उत्सर्जी अंग। आई होप आपको उत्सर्जी अंग बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए अब आगे पढ़ा जाए हम लोग। इरेज कर दे इसको हम। अब हमको क्या पढ़ना है, मुख्य उत्सर्जी अंग। हेडिंग लगा लिए मुख्य उत्सर्जी अंग या फिर किडनी या फिर गुर्दा, ठीक है, किडनी, गुर्दा, वृक्क। यानी हमको क्या पढ़ना है, वृक्क के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, वृक्क के बारे में, ठीक। वृक्क जिसको क्या बोलते हैं, किडनी, किडनी के बारे में पढ़ते हैं, यानी गुर्दे के बारे में पढ़ते हैं, गुर्दा, ठीक है। यही गुर्दा है जिसमें लोग दम देखते हैं, ठीक है। चलिए गुर्दे के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट आपको क्या बताया, मुख्य उत्सर्जी अंग यही है। क्या लिखेंगे, यह क्या है, उत्सर्जन का मुख्य अंग है। क्या लिखेंगे, यह उत्सर्जन का मुख्य अंग है, ठीक है। थोड़ा लाइट दिख रहा होगा इसलिए थोड़ा कंप्रोमाइज करिएगा, ठीक। यह उत्सर्जन का मुख्य अंग, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए ना। यह उत्सर्जन का मुख्य अंग है, कौन, किडनी, ठीक है। अब समझते हैं आगे। चलिए ब्लैक से लिख दे रहे हैं, आगे लिखिए। यूरिन का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, यूरिन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का निर्माण करता है, कौन, किडनी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे लिखिए, जो हम अम्ल है यानी शरीर में मौजूद अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार जिसको पीएच वैल्यू बोलते हैं, का नियंत्रण, पीएच वैल्यू का नियंत्रण करता है। इसको मिटा दे रही बिंदी को, यानी अम्ल तथा क्षार का नियंत्रण करता है, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आया। सबसे पहला पॉइंट हमने वृक्क में क्या देखा कि यह मुख्य उत्सर्जी अंग है। दूसरा देखा यूरिन का निर्माण करता है। तीसरा देखा अम्ल तथा क्षार यानी पीएच वैल्यू, ठीक है, पीएच वैल्यू हाइड्रोजन की पावर का नियंत्रण करता है, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट लिख के हम चित्र बना दें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको इरेज कर दे। चलिए यहीं पे लिख लीजिए, जो वृक्क होता है यह एक जोड़ी होता है, यानी इनकी संख्या कितनी होती है, वृक्क की संख्या 2 होती है। किसके आकार के होते हैं, सेम के आकार के होते हैं, सेम के बीच के आकार के होते हैं, ठीक है। और इसी वृक्क में बहुत सारे पाए जाते हैं नेफ्रॉन, यानी इसी वृक्क में क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। इन नेफ्रॉन की संख्या 8 से 10 लाख है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, वृक्क का अध्ययन, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, वृक्क का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। लिख सकते हैं वृक्क का अध्ययन यानी किडनी का अध्ययन, वृक्क का अध्ययन। आपसे पूछ देगा या फिर आपको इतना जानना चाहिए कि वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है, वृक्कलॉजी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजी। क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। नेफ्रो में वर्ड क्या है, नेफ्रॉन। क्या है वर्ड, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है किसकी इकाई है, नेफ्रॉन वृक्क की इकाई है। वृक्क यानी किडनी उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड है, यानी उत्सर्जन तंत्र की प्रक्रिया में जो भी अंग मान लीजिए खराब हो गया, जैसे किडनी आपका क्या हो रहा है, सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका अध्ययन कौन करेगा, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। जो नेफ्रोलॉजिस्ट होंगे, जो डॉक्टर होंगे, वो क्या नेफ्रॉन का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि यूरिन का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है तो ज़्यादा पीला है का, पीला ज़्यादा नहीं है तो क्या दर्द कर रहा है यूरिन आने में, ठीक है, या फिर ज़्यादा तीक्ष्ण गंध है। ये सब सारी चीज़ें जो है यूरिन से रिलेटेड या फिर उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां उसको देखने का काम कौन करता है, नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं। तथा किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। आई होप आपको इतनी बातें किडनी की क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब चित्र बना लेते हैं, डायग्राम को देख लेते हैं, ठीक है।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए इसको इरेज कर दें। अब समझेंगे चित्र बना के, ठीक। व्हाइट बोर्ड जो है ये थोड़ा छोटा है, इसलिए हमको जूम करना पड़ता है, इसीलिए हम बहुत पास आ जाते हैं और हटना पड़ता है हमको दूर, ताकि आप बढ़िया से, और ज़्यादा हम लिख भी नहीं पाते हैं, ठीक। तो चिंता मत करिए, धीरे धीरे सब समस्या दूर हो जाएगी। व्हाइट बोर्ड भी बड़ा आ जाएगा, व्हाइट बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखने लगेंगे और हम छोटे छोटे दिखने लगेंगे, क्योंकि जब व्हाइट बोर्ड बड़ा आएगा तो हम तो दूर हो जाएंगे आपसे। मोबाइल अभी तो पास में, बहुत पास में, एकदम इधर है, ठीक है, और व्हाइट बोर्ड छोटा सा है। जब व्हाइट बोर्ड बड़ा हो जाएगा तो उसको कवर करने के लिए फ़ोन और दूर जाएगा, जब फ़ोन और दूर जाएगा तो हम और छोटे हो जाएंगे, अभी हम बहुत बड़े दिख रहे हैं, ठीक। समझते हैं आगे। किडनी चित्र बना ले, चलिए किडनी का बढ़िया से। चलिए रफली बना दे रहे हैं, इसका चित्र हम आपके लगा देंगे वीडियो में, लास्ट में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। ये इधर भी जाता है ये नली, और ये नली भी इधर भी जाती है, दोनों, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन होगा, ठीक है, दोनों तरफ ब्लड छनेगा, ठीक, और ब्लड छनेगा और वापस जाएगा, ठीक। ये रही हमारी किडनी। अब समझते हैं, ये तो ज़्यादा छोटा हो गया, मतलब ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए समझ लीजिए, इसी किडनी से यहीं से क्या निकली होगी, नली। व्हाइट बोर्ड छोटा रहने का यही नतीजा है, ना चित्र बढ़िया से बनेगा, ना आपको चित्र बढ़िया लगेगा। बढ़िया बनाए नहीं पाएंगे तो बढ़िया लगेगा कहाँ से। फिर भी चित्र लगा देंगे, आप देख के बना लीजिएगा, मेन तो आपको पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगेगा तो समझ लीजिए सब बढ़िया है, समझे नहीं पाएंगे तो क्या मतलब है, वैसे समझा देंगे, चिंता मत करिए। अब समझिए, ये आपका वृक हो गया, नॉमिनेशन कर देते हैं, सबका नाम हम लिख देते हैं। ये रहा वृक, कितने जोड़ी है, एक एक, यानी एक जोड़ी है, संख्या में कितनी है, 2 है, ठीक है। ये रहा वृक। वृक के सबसे ऊपर एक लेयर पाई जाती है, यानी जो वृक के ऊपर एक झिल्ली होती है, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम। ये वृक का जो सबसे ऊपरा वाला भाग है, इसको बोलते हैं कार्टेक्स। क्या बोलते हैं, कार्टेक्स, कार्टेक्स, अरे छोड़िए हिंदी, इंग्लिश में लिख लीजिए, कार्टेक्स, ठीक। जो इसका बीच वाला भाग होता है, ये जो खाली भाग है, इसको बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं, मेड्यूला बोलते हैं, ठीक है। और जो इसका ये वाला पोर्शन है, जहाँ यूरिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसको बोलते हैं हम लोग रीनल हीलियम। क्या बोलते हैं, रीनल हीलियम, या फिर हीलम लिख लीजिए, हीलियम लिखेंगे तो गैस बन जाएगा, हीलम लिखिए, रीनल हीलम, ठीक है। यही पोर्शन इधर नाम कर देंगे, काम चल जाएगा। ये जो यहाँ ये वाला भाग है, इसमें से यूरिन यानी पेशाब का निर्माण होगा, तो यहीं पे आके इकट्ठा होगा, तो जब इकट्ठा होगा तो इसको बोलेंगे ब्लेडर, ठीक है, या फिर इसी को बोलेंगे मूत्राशय। मूत्राशय बड़ा वो रहेगा ना, ये रहा मूत्राशय, ठीक। मूत्र मार्ग, मूत्र नली, ये रहा मूत्र नली, ये रहा मूत्र मार्ग, ठीक है। इसको बोलते हैं मूत्र नली, इधर यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मूत्र नली, मूत्र नली, ठीक है, या फिर मूत्र वाहिनी, इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, यहीं से मूत्र बाहर जाता है, ठीक है। नाम बढ़िया से लिख दिए। चलिए, ये रहा मूत्र मार्ग, ये रहा मूत्राशय, मूत्र यहाँ पे इकट्ठा होगा, ये रहा मेड्यूला, ठीक है। मेड्यूला वाले पोर्शन में बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यहीं पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे,
दिख नहीं रहा होगा आपको। अभी नेफ्रॉन को जूम करेंगे, ठीक है, कैमरा पास में लाके। यहीं से फिर नेफ्रॉन ऐसे ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन बाहर ऐसे जुड़े रहते हैं। जब ब्लड आता है तब ब्लड को क्या करते हैं, ब्लड को उसमें से जो भी पदार्थ क्या होगा, वेस्ट होगा, उसको ग्रहण करके फिर ब्लड को छान के, शुद्ध ब्लड नहीं, ब्लड को छान के बढ़िया से, और उसको बाहर छोड़ देंगे। शुद्ध रक्त आपको कब बताए थे, जब श्वसन तंत्र पढ़ाए थे तो बताए थे आपको, ब्लड में ऑक्सीजन मिलान देने पे ब्लड कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। यहाँ पे दूसरा सा मतलब है, उसमें से क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो भी है उसको लेके, यूरिया एक्चुअली लेके, और क्या करते हैं, ब्लड को फिर इसी नली में भेज के दिल के पास पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो यही वृक्क है, यही पूरा उसका चित्र है। आपको चित्र हम लगा देंगे, बढ़िया से देख लीजिएगा। अभी के लिए अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। ये लेयर है पेरिटोनियम लेयर, इसके ऊपर सबसे पतली वाली पाई जाती है झिल्ली, ठीक है। हृदय में आपको बताए थे पेरिकार्डियम, चिंता मत करिए, सब पढ़ चुके हैं, बस आपको रिवाइज करवा रहे हैं, इसलिए सोचिएगा जो बोले हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तब भी गड़बड़ है, नहीं पढ़े हैं तो फिर तो फायदा है कि जाके देख लेंगे। याद पढ़े हैं, नहीं याद है तो फिर और गड़बड़ है, तब सोचेंगे कि क्या है पढ़ रहे हैं जो फायदा नहीं निकल रहा है, ठीक है। समझिए, वृक्क जो है जोड़ी में 2 ठो, वृक्क का जो ये जो पार्ट है ये क्या है, नेफ्रॉन्स है, क्या है, इसी में नेफ्रॉन्स है, ठीक। लगभग 8 लाख नेफ्रॉन्स है, 8 से 10 लाख। यही नेफ्रॉन क्या करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो इस नली से होते हुए यहाँ आ जाते ही थैली में, थैली का नाम क्या है, मूत्राशय, और जिस नली से आते हैं मूत्र नली, और ये रहा मूत्र मार्ग, यहीं से यूरिन बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब यहाँ भर जाता है तो प्रेशर जनरेट होता है, तो फिर लगता है अब यूरिनेशन करने का समय आ गया है, तो हम यूरिनेशन कर देते, पेशाब करने चले जाते हैं, ठीक है। यही चीज़ है, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा सरल सब प्रयोग कर दिए, सॉरी, यूरिनेशन बोल दीजिए अंग्रेजी में, ठीक है, तब भी समझ जाएंगे आप। यानी जब इससे प्रेशर पड़ेगा तब यूरिनेशन करने का समय आ जाएगा, बस इतना सा मतलब समझिए। ये रहा मूत्र नली, ये रहा मूत्र मार्ग, ये रहा मूत्राशय। नाम से ही स्पष्ट है, मूत्राशय मतलब यहाँ पे इकट्ठा होगा, मूत्र मार्ग मतलब जाएगा, मूत्र नली मतलब इससे आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। ये भाग इधर थोड़ा समझ लीजिए। कॉर्टेक्स जो है ये इसकी थिन लेयर है ऊपर वाली, और मेड्यूला इसके बीच वाले पार्ट को बोलते हैं रीनल हीलियम। ये रहा ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जो घुमावदार पार्ट है ये रीनल हीलम है, हीलियम नहीं हीलम है, ठीक है। आई होप आपको किडनी का चित्र समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं नेफ्रॉन, जो एक्चुअली क्या करता है, ब्लड से क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको छानता है, और क्या करता है, ब्लड को वापस इसी तरफ से भेज देता है शुद्ध करके नली से, ठीक है। अब समझते हैं, ब्लड आता है और ब्लड जाता है, ब्लड आता है इन दोनों में और ब्लड जाता है इधर से, इस वाले से, समझ में आ गया। अब समझते हैं किसके बारे में, नेफ्रॉन्स के बारे में। वृक्क की इकाई आपको क्या बताए थे, हमने आपको बताया था तो जो वृक्क है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, इकाई मतलब जिससे निर्माण हुआ है, जैसे ईंट जो दीवार है उसका निर्माण किससे हुआ है, सीमेंट से, जो मसाला है उससे और ईंट से, तब पर जो उसकी बुनियाद है वो क्या है, ईंट है। उसी तरह जो नेफ्रॉन है इसका निर्माण भी देखिए इससे हुआ है, कॉर्टेक्स से, मेड्यूला से, पर मेन जो भूमिका है वो किसकी है, नेफ्रॉन्स की। तो वृक्क की इकाई क्या है, नेफ्रॉन, क्या है, नेफ्रॉन। तब किसके बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके वर्क को बढ़िया से समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, समझ में आ रहा है तो। चलिए आगे समझा जाए थोड़ा बहुत, आगे हेडिंग लगा लीजिए, क्या लगाएंगे हेडिंग, नेफ्रॉन, ठीक है। अब नेफ्रॉन का चित्र बढ़िया से समझ लेते हैं। चलिए नेफ्रॉन का चित्र बनाया जाए देख के।
चलिए अब समझते हैं। ये रहा हमारे एक नेफ्रॉन का चित्र, ठीक। तो जो नेफ्रॉन होता है इसके सबसे आगे वाले पार्ट जो है ग्लोमेरुलस, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। सबसे पहले ब्लड यहीं पे छनता है, ठीक है। ब्लड को यहीं पे छन के वापस भेज दिया जाता है कि जाइए अब दिल के पास पहुंच जाइए, वो पंप करेंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे? आप पहुंच जाएंगे बॉडी के हर एक पार्ट तक, ठीक है। अब जो हम टर्म यूज कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं बढ़िया से, ठीक है। आई होप आपको ये चित्र सुंदर लग रहा होगा, क्योंकि छोटा है बढ़िया बन गया, बड़ा रहता तो खराब बन जाता। अब तो नाम हम लिख लिया जाए इसका, चलिए ब्लैक से ही लिख लिया जाए। ग्लोमेरुलस लिखिए, इसका नाम ग्लोमेरुलस, इसका नाम क्या है? बोमेन संपुट नेफ्रॉन, लास्ट वाले पार्ट को, ठीक है। इसका नाम लिख लीजिए बोमेन संपुट, बोमेन संपुट, ठीक है। ये तो ई का है, संपुट है, संपुट लिखिए, संपुट, बोमेन संपुट, ठीक है। चिंता मत करिए, मोर देन इनफ पढ़ रहे हैं, इतनी बातें ध्यान से सुन लिए ना तो पेपर में आ जाएगा। 4 नंबर का तो बढ़िया से बना के लिख देंगे, कोई 20 नंबर नहीं दे देगा आपको इसी से। 20-25 नंबर तो बायोलॉजी से पूछता है, उतना चैप्टर पढ़ना है, आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिए कि सर जी गलत पढ़ा रहे का, सर जी सही पढ़ा रहे हैं। बस आप एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए और फिर पेपर में 2 से 3 नंबर आएगा। जितना बता दिए हैं, जितना लंबा वीडियो है, ये मोर देन 10 नंबर है, लिखने जाएंगे बढ़िया से तब, ठीक है। ये हमारा बोवेन संपुट हो गया, इसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलस, इसका नाम लिखे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। लास्ट वाला पार्ट का है नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन वाला पार्ट, ठीक है। अब समझिए एक एक पार्ट के बारे में, ठीक। अब यहीं समझाते हैं आपको। ये हमारी किडनी है, ब्लड इससे आएगा, इन दोनों पार्ट में पहुंचेगा, ठीक है। इस वाली नली से दोनों पार्ट में पहुंचेगा, फिर इधर से वापस चला जाएगा। तो ब्लड जैसे ही एंटर करेगा तो अंदर कौन है? अंदर है हमारा नेफ्रॉन्स। तो यही नेफ्रॉन एक ठो हम निकाल के यहाँ से बनाए हैं, ठीक है। यहीं से एक ठो नेफ्रॉन निकाल के यहाँ पे जूम किए हैं। तो ये जो नेफ्रॉन बना, ठीक है, ये नेफ्रॉन का सबसे आगे वाला हिस्सा, या फिर यहीं पे ब्लड सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस पार्ट से ब्लड की छानन विधि होती है। क्या होती है? ब्लड को छाना जाता है। ब्लड को छानने पर क्या होता है? ब्लड में जो भी क्या है, ब्लड के पार्टिकल्स हैं, सब कहाँ पहुँच जाते हैं? बोमेन संपुट वाले पार्ट में। कहाँ पहुँच जाते हैं? ब्लड में जितने भी कण वाले पार्ट हैं सबको छान के यहाँ बोमेन संपुट पे भेज के ब्लड को वापस भेज दिया जाता है, जाइए। फिर ब्लड इस नली से होते हुए दिल के पास पहुँच जाता है। तो ब्लड को छानने का काम कौन करा? ग्लोमेरुलस, यहीं पे लिख लीजिए, ब्लड को छानने का काम, ठीक है। यानी रक्त को छानता है, रक्त को क्या करता है? छानता है। तथा रक्त में विद्यमान या फिर रक्त में मौजूद जो भी कण हैं, रक्त में मौजूद कण को भी छान देता है। रक्त कण को भी छान का मतलब क्या है? जो आवश्यक अनावश्यक दोनों को क्या करता है? छान देता है, ठीक है। जैसे प्रोटीन के कण हो गए, ठीक है, अमीनो एसिड्स के कण हो गए, इन सबको क्या करेगा? यही ग्लोमेरुलस छान के कहाँ भेज देगा? बोमेन संपुट में। अब बोमेन संपुट वाले भाग में क्या होगा कि सर जो भी आवश्यक पदार्थ है उसको आगे ना भेजे, इस तरह से क्या होगा? यूरिनेशन वाले प्रोसेस में यूरिन की जगह क्या निकलेगा? प्रोटीन, ये सब चीज़ें क्या होंगी? बाहर निकलेगी, आवश्यक पदार्थ ही बाहर निकल जाएगा, शरीर का विकास हो ही नहीं पाएगा। तब यूरिनेशन वाले प्रोसेस में ही शरीर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आवश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर न जाने के लिए बोमेन संपुट क्या करता है? बस यूरिन को बाहर भेजता है, ठीक है, बस इसको बाहर भेजता है, और जो आवश्यक पदार्थ होते हैं इसको वापस भेज देता है। यानी क्या करता है? पुनः, यानी क्या करता है? पुनः क्या करता है? छानने की प्रोसेस को करता है, जिसको क्या बोलते हैं? निस्पंदन बोलते हैं, निस्पंदन, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या करता है? रक्त को छानता है, रक्त में मौजूद कण को भी क्या करता है? छान देता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए।
चलिए आगे समझते हैं। अभी तक आपको क्या बताया, ग्लोमेरुलस क्या करता है, रक्त को छानता है, रक्त में मौजूद कण को क्या करता है, छान देता है, ठीक है। तो रक्त में जो मौजूद कण है इसमें आपका क्या होगा, आवश्यक अनावश्यक दोनों पदार्थ होगा। अब यहाँ से ब्लड वापस पहुँचेगा ग्लोमेरुलस पार्ट से ब्लड, अब कहाँ पहुँचेगा, बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट जो है, जो भी आवश्यक कण आए रहेंगे इनको पुनः क्या करेगा, अवशोषित करेगा, यानी पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ होता है, बोमेन संपुट में। या फिर बोल सकता है आपसे पेपर में, पुनः अवशोषण की प्रक्रिया नेफ्रॉन के किस पार्ट में होती है, बोमेन संपुट में, ठीक है। ब्लड को छानने का काम कौन करता है, ग्लोमेरुलस करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण का प्रोसेस कहाँ पे होता है, आपके वोमेन संपुट वाले पार्ट में होता है। तथा ब्लड से यूरिन को अलग कौन करता है, ब्लड से यूरिया को, ठीक है, ब्लड से यूरिया को अलग करने का काम कौन करता है, यही आपका क्या करता है, वोमेन संपुट करता है, ठीक है। अब समझते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है, सीधे समझिए यूरिन का निर्माण करता है, यूरिन का निर्माण करता है। कौन, नेफ्रॉन आपका क्या करता है, यूरिन का निर्माण करता है। नेफ्रॉन के 3 पार्ट, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट, नेफ्रॉन, 3 पार्ट हो गए। ग्लोमेरुलस ये प्रोसेस करता है, रक्त को छानता है, रक्त में मौजूद कणों को क्या करता है, छान देता है। तो आवश्यक कण भी हैं वो भी छन जाते हैं, वो कहाँ पहुँचते हैं, वोमेन संपुट वाले पार्ट में। वोमेन संपुट जो इनका पुनः अवशोषण करता है, पुनः अवशोषण करके क्या करता है, जो भी आवश्यक पदार्थ है उनको लेके और ब्लड से क्या करता है, यूरिया को बाहर निकाल देता है, ठीक। अब यूरिया को छानने का काम वोमेन संपुट करा, फिर नेफ्रॉन क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक। बस यही समझना है, नेफ्रॉन क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये रहा हमारे पूरे नेफ्रॉन का चित्र और उसके कार्य। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम समझ लेते हैं यूरिन के बारे में कि एक्चुअली यूरिन में क्या क्या होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए आगे समझा जाए। तो आप समझ लेते हैं एक्चुअली यूरिन में क्या क्या होता है, ठीक। यूरिन का स्वाद बताइएगा कैसा है। सर स्वाद पूछ रहे हैं, गंदे हो गए हैं, स्वाद थोड़ी पूछा जाता है। अरे जी चेक करके तो बता ही सकते कैसा रहता है। सर अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय है। तो 7 से कम होगा कि बेसी, 7 से होगा कम। क्षार रहता तो ज़्यादा, ठीक है। तो यानी जो यूरिन है, हेडिंग लगा लीजिए पहले, यूरिन, यूरिन, यूरिन का जो पीएच है ये कितना है, 4.8 अप्रॉक्सीमेट। जब 4 है तो स्वभाव कैसा होगा, अम्लीय। स्वाद मत बोलिएगा नहीं तो सर जी आपके क्या कहेंगे, मान लीजिए कहीं पढ़ते हैं स्वाद पूछ देंगे तो फिर कहेंगे स्वाद पूछ रहे हो, तब चखना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्वभाव, यानी स्वभाव इसका क्या होता है, अम्लीय। मजाक के लिए बोले, सीरियस मत हो जाइएगा, जाके पूछ मत दीजिएगा, ठीक है। यूरिन का जो पीएच है वो 4.8 है और इसका स्वभाव कैसा है, अम्लीय है, ठीक है। सर यूरिन को हम देखे हैं, वो सब लोग देखे हैं, ये कैसा होता है, पीला। पीला किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम। बायोलॉजी मजेदार है क्योंकि इसमें नाम क्या है, बहुत खतरनाक है, यूरोक्रोम है, ठीक। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण आपका जो यूरिन है वो क्या होता है, पीला। तो सर यूरिन महकता कैसे है, ये भी जानना जरूरी है। यूरिन जो अमोनिया आपको बताए थे, अमोनिया, ये अमोनिया को किस, अमोनिया के ही कारण क्या होता है, जो यूरिन होता है वो हल्का हल्का क्या होता है, महकता है। यानी जो इसकी गंध है यो यूरिन के कारण होती है, ठीक। जो आपका वृक है, जो यूरिन होता है, जो अमोनिया होता है, इसको थोड़ा कम टॉक्सिक बनाता है, जिसकी वजह से जब यूरिनेशन करते हैं तो उस टाइम नहीं उतना स्मेल करता है। थोड़ी देर बाद वो एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मेल करने लगता है, ठीक है। इसलिए बार धोना पड़ता है, ठीक है, उस जगह को जहाँ पे यूरिनेशन किया जाता है। समझ में आया। यूरिनेशन प्रोसेस होने के बाद बहुत ज़्यादा थोड़ी देर बाद गंध उसका फैलने लगता है, बहुत तेज फैलता है इसका गंध अमोनिया का, ठीक है। समझ लीजिए गंध किसके कारण, अमोनिया के। सवाल जवाब करने में आसानी होगा। पीला रंग किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। पीएच कितना है, 4.8। समझ में आ गया। बस और समझ लीजिए, सबसे बेसी क्या होता है इसमें, जो जल होता है और क्या होता है आपका, जल के बाद यूरिन होता है इसमें, यूरिन। देखिए यूरिन लिखा जा रहा है,
इसमें यूरिन होता है। जल आपका कितने परसेंट है, समझ लीजिए। जल जो है ये आपका लगभग 95% है। कितना परसेंट है, 95% है। और यूरिन आपका लगभग 2% है। कितना है, 2% है, ठीक है। और भी पदार्थ है इसमें जो आपके 3% में आ जाएंगे, ठीक। तो सबसे ज़्यादा आपका पानी है और यूरिन आपका कितना है, 2%। पीला रंग किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण, अमोनिया के कारण। इसका गंध कैसा होता है, थोड़ा ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक, मात्रा बहुत ज़्यादा है। और पीएच कितना है, 4.8। स्वभाव कैसा है, अम्लीय है, स्वाद नहीं स्वभाव, ठीक है। स्वभाव कैसा है, अम्लीय है। आपको पीएच स्केल बताए थे, ये रहा 0 से इधर आएंगे, गड़बड़ हो गया जी, 1 0 नहीं रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए 7 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 7 से कम वाले को बोलेंगे अम्लीय, और 7 से जितना भी बेसी होगा 14 तक ही क्या होगा, जो हो जाएगा आपका क्षार। और एक्चुअली 7 पे रहेगा तो ये क्या होगा आपका, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे समझते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। एक वर्ड यहीं पे समझ लीजिए, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन में शरीर में जल तथा लवण, शरीर में जल तथा लवण की मात्रा नियंत्रित रहे, यानी जल तथा लवण की मात्रा को नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। शरीर में जल तथा लवण की मात्रा नियंत्रण रहने को ही क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। समझ में आ गया होगा, एक ही बात में आप लिखेंगे बढ़िया से। ऑस्मो रेगुलेशन इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जल तथा लवण की मात्रा को नियंत्रित करा जाता है, ठीक है। अब समझते हैं आगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, अब आगे पढ़ा जाए। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, अब फटाफट समझिए, 2-3 टर्म है। हम लोगों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिया है। क्या है हम लोगों का उत्सर्जी पदार्थ, हम लोगों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिया है। क्या है, यूरिया है। तो इसलिए हमको क्या बोला जाता है, यूरियोटेलिक। क्या बोला जाता है, यूरियोटेलिक। हम लोगों का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है, इसलिए यूरियोटेलिक। कुछ लोगों को क्या बोला जाता है, यूरिकोटेलिक, ठीक है। कुछ जीवों को बोला जाता है यूरिकोटेलिक, जो किसका पाचन करते हैं, यूरिक एसिड का। किसका, यूरिक एसिड का। यानी जो जीव यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उसको बोला जाता है यूरिकोटेलिक। क्या बोला जाता है, यूरिकोटेलिक बोला जाता है, ठीक है। चलिए यूरिकोटेलिक में कौन आते हैं, और स्तनधारी कौन आते हैं, स्तनधारी। यानी हम लोग क्या है, स्तनधारी मैमल्स हैं। यानी यूरिया क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है ये यूरिया के फॉर्म में शरीर से बाहर निकलता है, इसलिए हम लोग कैसे यूरियोटेलिक हैं। और यूरिकोटेलिक कौन होता है, जो यूरिक एसिड का शरीर से बाहर निकालता है। जैसे आपके क्या आ गए, सरीसृप और पक्षी। कौन आ गए, सरीसृप। जो भी सरीसृप के अंदर आने वाले जीव हैं, क्लास 9th में आप क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो चिंता एकदम नहीं करिए, क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा दिया जाएगा। जो बायोलॉजी लेक्चर वाला एक प्लेलिस्ट है उसमें आपको पढ़ाएंगे, उसका वीडियो अभी नहीं जा रहा है, डोंट वरी। अभी इसी को पढ़ा रहे हैं, और मैथ और रीजनिंग जा रहा है, कुछ समय बाद उसमें भी जाएगा, तो चिंता मत करिए, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। नहीं तो क्लास 9th का जब प्लेलिस्ट बनेगा तो उसमें भी आप बढ़िया से पढ़िएगा। अगर अब भी संतुष्ट नहीं तो क्लास 11th में जाएंगे ही, तब पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। क्लासिफिकेशन इसीलिए 9th में बोले थे बढ़िया से पढ़ के आइएगा। जब 9th में बढ़िया से नहीं पढ़े तो कैसे बढ़िया से पढ़ लेंगे, ठीक। समझिए, सीधे छोड़िए वो सब बात, पुरानी बातें झूठे ही सर्चे उभार रहे हैं आप, सीधे समझिए। यूरियोटेलिक किसे बोलेंगे, जो यूरिया का क्या करेगा, उत्सर्जन। यूरिकोटेलिक किसे बोलेंगे, जो यूरिक एसिड का क्या करेगा, उत्सर्जन। बस इतनी बातें समझिए। जीव कौन से आते हैं, स्तनधारी। इसमें जीव कौन से आएंगे, सरीसृप। इतना नहीं डीप में घुसेगा, उत्सर्जन तंत्र पूरा पहले चैप्टर 14-15 पार्ट चला जा रहा है, और अभी चिंता कर रहे हैं कि पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। बढ़िया से आएगा, बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है उत्सर्जन तंत्र में, ठीक है।
चित्र बता दिए आपको, जो भी जो भी उत्सर्जन तंत्र में टॉपिक आते हैं वो सारी चीज़ें आपको बता दिए, क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो बता दिए, ठीक है। चिंता मत करिए, जब आपका पेपर आएगा तब आपको बायोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। एनसीईआरटी साइड बुक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो जो पहले आ चुके हैं, ठीक है, PYQ बोलते हैं, ज़्यादा अंग्रेजी टर्म नहीं यूज करके, जो भी पिछले साल आ चुके हैं बायोलॉजी में सारे क्वेश्चन उठा के लाएंगे और यहीं आपसे पूछेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। अभी सिलेबस थोड़ा घींच घाच ले पूरा ख़त्म कर दें, फिर आगे आपका चिंता, सारी चीज़ें बन चुकी है, कैसे क्या आपको पढ़ना है, हिंदी में भी जाएगा, सारी चीज़ें जाएंगी, बिल्कुल चिंता मत करिए, सब सरप्राइजिंग है। अभी बस चलने दीजिए, धीरे धीरे सपोर्ट करना हो तो करिए, नहीं तो सपोर्ट तो होता ही रहेगा। आप लोग हैं तभी तो पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं वो सपोर्ट किए ही हैं, बाकी जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनसे भी बोलिए पढ़े, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर बढ़िया लगा हो, सिलेबस समझ में आ रहा हो, हाँ एकदम सर जी जो हम पढ़े हैं वही आप पढ़ा रहे हैं, या फिर जो हम पढ़े हैं थोड़ा उससे अलग पढ़ा रहे हैं, क्या ये पेपर में आ सकता है, जब क्वेश्चन दिखाएंगे आंसर बताएंगे कि हाँ 4 नंबर का है तो कैसे लिखना है, 2 नंबर का है तो कैसे लिखना है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, ठीक है। बस एक साथ पढ़ते चलिए हमारे साथ, ठीक है। जैसे आपको अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ा है उसकी एकदम क्या है, टू द पॉइंट है। जितनी बातें बताएं उसको अगर कॉपी पे लिखने जाएंगे तो 1 पेज 2 पेज आपका बढ़िया से भर जाएगा, और उत्सर्जन तंत्र इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। चित्र भी बनाने जाएंगे तो आधा पेज का बन जाएगा, ठीक है। पार्ट बता दिए आपको, उत्सर्जन के कार्य बता दिए, उत्सर्जन तंत्र बता दिए, उत्सर्जन अंग बता दिए, उत्सर्जन पदार्थ बता दिए, ठीक है। और भी जो ये 2 टर्म बनते थे, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले को यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड का जो क्या करता है, उत्सर्जन करता है, उसको क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक, ठीक है। सरीसृप और स्तनधारी। बस इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। यह चैप्टर हमारा क्या हो गया है, खत्म, द एंड। इस चैप्टर का हो गया द एंड। अब पढ़ेंगे अगले चैप्टर के बारे में। यह चैप्टर थोड़ा लंबा है, अब अगले चैप्टर के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं, इसके क्वेश्चन की चिंता मत करिए, अभी चैप्टर खत्म करने ले दीजिए, फिर आपको अलग से क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी बस साथ में पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। सब लोग नोट्स बनाइए, साथ में लिखिए, अभी का लिखा हुआ कल को काम आएगा। ये बात बिलीव से, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस से हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लिखेंगे तभी आपको याद हो पाएगा, सुन के नहीं याद हो पाता है उतना। सुनिए लिखिए दोनों करिए, ठीक है, साथ में याद हो जाएगा, पेपर आएगा तो अपने आप लिखेंगे, ठीक। चिंता मत करिए, हर एक सब्जेक्ट को पैरेलल लेकर चलिएगा। जैसे 20 मिनट बायोलॉजी पढ़ लिए तो 20 मिनट क्या करिए, फिजिक्स पढ़ लीजिए, और भी सब्जेक्ट क्या करिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, चिंता मत करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि आपको परेशान कर दिया समझाने में, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं।